यस सर, ब्रांचेज ऑफ। ये बेसिकली एओर्टा है। यस सर, योर। तो ये नीचे इसके कस्प नज़र आ रहे हैं। यस। ये आपका जो राइट साइड पे राइट कस्प है, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कस्प है। तो जो राइट साइड से निकल रही है राइट कोरोनरी है, यहाँ से लेफ़्ट कोरोनरी सर ये जो सारी ये राइट कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी है। और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये नॉन कोरोनरी कस्प कहते हैं इसको। नॉन कोरोनरी इसको क्यों कहते हैं सर ऐसे? यहाँ से कोई कोरोनरी आर्टरी नहीं निकलती। अच्छा, बाकी दो से निकल रही बाकी है। दो से निकल रही है। तो ठीक सर है, जो ये वाली है, ये वाला जो है, ये वाला जो है क्या कहते हैं, ये जो ये कस्प है, इससे ये राइट वाली निकल रही है? राइट निकल रही है, राइट कस्प से राइट निकल रही है। ठीक है, अच्छा। अब ये देख लें राइट कोरोनरी आर्टरी यूँ जा रही है। ये ट्रैवल करेगी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में। ठीक है, यूँ स्ट्रेट रख। पहली ब्रांच देगी राइट कोनस ये आर्टरी। पहली ब्रांच है राइट कोनस आर्टरी, जो लेफ्ट कोनस आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस। ये दोनों सर लेफ्ट कोनस आर्टरीज है? दोनों ही लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट। इसको कोरोनरी सर्कस जिसके अंदर ये रन कर रही है। मेरा ख्याल आपने है बोला ना कि इसको नहीं कहते कोरोनरी सर्कस, इसको ये इसी को कहते नहीं, हैं। सर, बुक में उसका भी लिखा हुआ है। ये सारा कोरोनरी सर्कस बताया हुआ है यहाँ से तो। पीछे तक फिर सारे कोरोनरी सर्कस होगा। पहले ब्रांचेस कवर कर लेना, फिर उस पर भी आएंगे। ठीक है, पहले ये तो जो राइट कोनस ये जो नज़र आ रही है ना, जो आगे इसकी छोटी ब्रांचेस जा रही हैं, ये वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं मोस्ट लाइकली। इनका ऐसा कुछ याद करने सेकंड ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी कौन सी है? ब्रांच कह लो, ये Ventricular branch। ब्लड सप्लाई कह रहे सारी वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये उसके बाद जो मेन ब्रांच आती है ना, यस सर, जो इसकी मेन ब्रांच है वो ये यहाँ पे जा रही है। ये मार्जिनल यानी बॉर्डर Marginal, पे आ रही है, हाँ। मार्जिनल ब्रांच तो ये मार्जिनल ब्रांच है ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ऑफ राइट कोरोनरी। दो हो गई, एक कोनस हो गई, एक ये मार्जिनल मार्जिनल होगी, और ये जो दो है ये वेंट्रिकुलर ब्रांच ये है। वेंट्रिकुलर सप्लाई है। फिर यहाँ से घूम के पीछे चली जाती है यस सर। और ये यूँ डिसेंड करती है। पोस्टीरियर 85% लोगों में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, और ये भी यहाँ मोस्ट लाइकली वेंट्रिकुलर ब्रांचेस ही दे रही है। यस सर। इसके अलावा इधर ऊपर करके इसकी एट्रियल ब्रांचेस होंगी, यहाँ नहीं नज़र आ रही। और एक इम्पोर्टेंट इसकी यहाँ से पीछे जाती है एस ए नोड को ब्रांच। उसका क्या नाम होगा ऐसे नोड वाली? एस ए नोडल आर्टरी, कोई ख़ास उसका नाम नहीं है। और यहाँ से इधर से यूँ ब्रांच निकलती है जो जाती है ए वी नोड को, जहाँ पे ये टर्न ले रही है। कहाँ से सर एवी नोड को जाएगी? इधर रफली इस एरिया से। अच्छा, यहाँ से एक ब्रांच नोड रेसी नोड का क्या नाम था? यही नाम है, हाँ, नोडल आर्टरी, बस यही नोडल थी। आर्टरी, कोई ये खास हो नाम गया। नहीं। और राइट आर्टरी बस इतनी ही है। तो सर यानी इस- राइट कोरोनरी आर्टरी ही एवी नोड रेसी नोड को जा रही है? 60% लोगों में। अच्छा, वो टेबल है, वो मैं 60%। बताता हूँ, यस सर, ठीक है। ठीक। ये यहाँ से निकलती है लेफ्ट कॉर्नर, इस पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से Pulmonary trunk के लेफ्ट पीछे और से। आगे से राइट, सही। ठीक है, ये भी पीछे से ही निकलती है पल्मोनरी ट्रंक। अच्छा, वो ज़्यादा ये ज़्यादा पीछे से घूम के आती है। ठीक है। और इसके नीचे नीचे यूँ ट्रैवल करके यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से इमर्ज होती नज़र आ रही है लेफ्ट कॉर्नरी। अच्छा, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर की जो मेन ब्रांच है, जो हार्ट की मेन ब्रांच होती है, वो होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। जो कि ये यूँ स्ट्रेट ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है और ये इंटरवेंटिकुलर ग्रूव में जा रही है। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप सही में जा सर। रही है। ठीक है, और इधर से ये फिर सेकंड ब्रांच निकली है जिसको कहते हैं ओपियस नाम को ऑब्ट्यूस। ओप्यूस। ऑब्ट्यूस लेफ्ट ऑब्ट्यूस लेफ्ट ऑब्ट्यूस, ये जा रही है लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। लेफ्ट ओप्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी, ये सेकंड ब्रांच है। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आ गई, लेफ्ट एंटीरियर ये डिसेंडिंग, लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल लेफ्ट ओप्ट्यूस, ये दो ब्रांचेस। और एक कोनस सर, ये कोनस वाली हाँ, भी ये होगी। कोनस तीन वाली। ब्रांचेस होगी लेफ्ट जो कि कोरोनरी यहाँ आर्टरी। पे एक एनास्टोमोसिस बना दिया। अच्छा, ये हो गया सर सर। इसका दोबारा बना दें। ये कोनस है ना, जिस तरह इसकी ये कोनस से ना, कोनस यानी फंडिबुलम को जा रही हाँ, है। इनफंडिबुलम के अराउंड। कोनस का ये मतलब दोनों फंडिबुलम। यहाँ पे इनफंडिबुलम के अराउंड आके एक एनास्टोमोसिस। सर इसका 3 एनास्टोमोसिस नहीं बनेगा? 3 क्या मतलब? 3 है ना, एक यहाँ पर एनास्टोमोसिस, हाँ, एक यहाँ पर है, और एक पीछे, 3 ही है। ठीक है, फिर यहाँ से गुजर के जो आर्टरी यहाँ से इमर्ज होती नज़र आ रही है, ये पीछे ट्रैवल करती है, इसको सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स वाली सिर्फ सर यही है, एक ही है ना? हाँ, एक ही है। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के पीछे ये भी वेंट्रिकुलर ब्रांचेस लग रही हैं। और सर ये भी लेफ्ट से आ रही है ना, आई थिंक। हाँ, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ही है। तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल, और यूँ जाके लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। अच्छा, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का हिस्सा है। हाँ, लेफ्ट कोरोनरी क्योंकि आर्टरी यहाँ से आगे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है ना, लेकिन यहाँ से यूँ आ रही है। समझ गया सर। और सर वो 3 एनास्टोमोसिस और कोडोमिनस वो मैं बताता हूँ। यहाँ से यूँ पीछे आती है और यहाँ पे आके एनास्टोमोसिस बनाती है। और ये राइट कोरोनरी से आ रहा था ये ना? राइट कोरोनरी अच्छा, आर्टरी। ठीक। अब ये देख लो कि राइट डोमिनेंस का मतलब है जो मेजॉरिटी सप्लाई है इसकी, इसका क्या नाम बताया था आपने? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हाँ, posterior। इसकी मेजॉरिटी सप्लाई राइट से आ रही है, उसका मतलब है राइट डोमिनेंट हार्ट है, और इसका
ये होता है रफली 80 to 85% लोगों में। यस सर, ठीक है। 80 to 85 यस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ एनास्टोमोसिस नहीं होगा। मेजर बड़ा हाँ, चंक यहाँ से आ रहा मेजर होगा। चंक यहाँ से आ रहा है। Yes, अगर sir. लेफ्ट से मेन सप्लाई आए तो लेफ्ट तो वो डोमिनेंस लेफ्ट डोमिनेट है रफली 10 to 15%। 10 to 15 और अगर दोनों से इक्वल है तो 7 to 8 अगर को दोनों डोमिनेंस। से सप्लाई इक्वल आ रही है तो उसको को डोमिनेंस कहते हैं, वो रफली 7%। सही है सर, वो भी हो ठीक गया। है। दूसरा एनास्टोमोसिस का है, ये जो कॉर्नर्स के ऊपर था, एक यहाँ से यूँ, एक यहाँ से यूँ। अच्छा, और ये एक वो एनास्टोमोस था पीछे वाला डोमिनेंस वाला, हाँ। एक कोनस वाला हो गया सेकंड और एनास्टोमोस। तीसरा यहाँ से ये एंटीरियर डिसेंडिंग जा रही है यस सर। और यहाँ से आ रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग। अच्छा, ये तीन एनास्टोमोसिस हार्ट के ये ऊपर यहाँ होते पे हैं। आके यूँ। एपेक्स के ऊपर एनास्टोमोस हो रहा है, तो ये तीन अब एनास्टोमोस। ज़रूरी नहीं है एनास्टोमोसिस है कि उधर से बहुत ब्लड का क्रॉस ओवर है। Yes, sir. एनास्टोमोसिस की सिग्निफिकेंस तब आती है जब ब्लॉक हो एक साइड। अच्छा बोलो, वही जैसे स्कैपुलर में होता है कि एक हाँ। ब्लॉक तो ऊपर से आ तो जाता अगर यहाँ पे ब्लॉक है तो फिर ये एनास्टोमोसिस ओपन अप हो जाता है। है। तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंस होती है कि स्लो एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क आता है। मतलब सर थोड़ा एक्यूट इवेंट और क्रॉनिक इवेंट डिफरेंट तरह प्रेजेंट करेंगे। क्यों? एक्यूट इवेंट में आपके पास टाइम नहीं होता है कोलैटरल्स बनाने का। सही है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एम्बुलेंस आया और यहाँ पे आके उसने लॉन्च कर दिया, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। यस। कोलैटरल्स बनाने के लिए एंजियोजेनेसिस के लिए आपको टाइम चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पे प्लेक स्लोली बिल्ड होगा। सर, ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, एनास्टोमोस के बाद जो आपने बताया क्यूट कोलैटरल का क्या मतलब था? एनास्टोमोसिस पहले का हुआ है, फिर आप एंजियोजेनेसिस में क्योंकि कोलैटरल्स में एंजियोजेनेसिस भी होता है। सर कोलैटरल से क्या मुराद है? कोलैटरल होता है कि जो जिस तरह ये यूँ जा रही है ना, यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। Yes, sir. कोलैटरल में एंजियोजेनेसिस होकर यहाँ से छोटे छोटे कनेक्शंस यूँ भी बन जाते हैं। अच्छा ये क्रोनिक में होगा। हाँ, क्रॉनिक इस्कीमिया में। और ये भी जो कोलैटरल होता है ये आर्टीरियोलर लेवल पे होता है, तो बहुत माइन्यूट आर्टरीज में होता है। और एक्यूट में आप क्या बता रहे थे? एक्यूट में होगा कि आएगा ब्लॉक करेगा और हार्ट का एरिया इन्फार्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास वो नहीं होगा टाइम कोई कोलैटरल्स बनाने का। सही है। अगर कोई क्रॉनिक इवेंट है, जिस तरह एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक पहले इतना था, फिर इतना, उसने अंदर से आर्टरी में बड़ा होता गया, समझ तो हार्ट के पास टाइम होगा अकोमोडेट करने का, तो वो अपने कोलैटरल्स बनाना शुरू कर देगा। तो हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक हो तो एक कोलैटरल को यहाँ से बन जाए, सही। एक कोलैटरल यहाँ नीचे से बन जाए, एक कोलैटरल इधर समझ से गया। बन तो जाए, सर- ताकि वो डिस्टल सप्लाई थोड़ी प्रिजर्व रखे। सही। और सर ये आपने एक टर्म यूज़ की थी ऑर्टिक वेस्टिब्यूल्स, हाँ। वो थोड़ा सा बता दें, वो क्या थी? एयोर्टिक वेस्टिब्यूल्स। एयोर्टिक वेस्टिब्यूल तो ये होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारे लेफ्ट वेंट्रिकल फोल्ड्स में थ्रोन है ना। यस सर। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, वो होते हैं कॉर्डा टेंडन है, नहीं पेपिलरी मसल्स, सॉरी कॉर्ड है, मैं कह रहा हूँ इन फोल्ड ट्रेबेकुलर कार्डियक। ट्रेबेकुलर कार्ना ठीक है, है, सारे फोल्डेड एरिया। फोल्डेड एरिया। लेकिन यहाँ से जब आउटफ्लो ट्रैक शुरू होता है ना, तो एरिया स्मूथ हो जाता है। अच्छा वो लेफ्ट वो राइट वाली बात है इधर चल। फंडामेंटल है वेस्टिब्यूल। हाँ, हाँ। तो इसको यहाँ पे एयोर्टिक वेस्टिब्यूल कहते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल में एरिया स्मूथ हो जाता है इसको कोनस या पल्मोनरी कोनस से इनफंडिबुलम कहते हैं। और सर और दूसरी हाँ, yes। एयोर्टिक साइनस चीज़ है, हाँ एयोर्टिक साइनस। जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है, वहाँ पे ना एयोर्टा थोड़ी सी डायलेटेड होती है। यस सर, ये आपने बनाया यही ना कि ये जो डायलेटेड एरिया है उसको हम एयोर्टिक साइनस कहते हैं, और ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है। ये बिल्कुल जहाँ से आपके आर्टरीज ने ओरिजिनेट करना है ना यूँ, यस सर। तो ये एरिया थोड़ा सा डायलेटेड होता है, इसको एयोर्टिक वो साइनस, एयोर्टिक और कोरोनरी साइनस। वो यही है। अच्छा वो यही है। और सर ये पूरी आर्टरीज कवर हो गई, इसमें कोई और आर्टरी तो नहीं रहेगी? आर्टरी कोई नहीं रहेगी, बस 3 वेन्स हैं। अच्छा वेन्स भी बता दो सर, फिर उसके साथ कैबेज कैबेज है ना, CABG। अच्छा वो भी Cabbage, क्लियर हो cabbage जाएगा। बता यस सर। अच्छा, वेन्स आपकी 3 ही हैं और उनके नाम भी सिंपल हैं, ग्रेट, मिडल और स्मॉल। ठीक है, Yes, sir. जो कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में यूँ जा रही है, ये आपकी है ग्रेट कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक ठीक है, ये यहाँ से यूँ इधर घूम के डायरेक्ट आपके आती है एयोर्टिक ये इसको कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कहते ठीक हैं। है। सही। उसके बाद दूसरी आपकी ये नज़र आ रही है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये है मिडल कार्डियक वेन, और जो इधर से आ रही है ये है स्मॉल कार्डियक वेन। सर आपने कहा था ये कोरोनरी साइनस है, तो एयोर्टिक साइनस और कोरोनरी साइनस एयोर्टिक डिफरेंट चीज़ डिफरेंट है ना? सही है, समझ सर गया। वो स्मॉल मार्जिनल के साथ ही ये वाली। यही है ना, ये पूरी एक ही है। देखो यहाँ से शुरू हो रही है और ये पूरी घूम के ये आ रही है, ये क्या है ये सर? स्मॉल कार्डियक वेन है। अच्छा ये स्मॉल कार्डियक वेन, और जो उधर से आ रही थी जो LED से आ रही है वो ग्रेट कार्डियक वेन है, और ये जो इधर से आ रही है वो मिडल और कार्डियक। ये तीनों कहाँ से आ रही है बैक से अगर देखें? बस इधर से ही, मतलब कोई ग्रेट सेपनस वेन और इन्फीरियर वेन नहीं, नहीं इन्फीरियर वेन। उनका और कहीं से ताल्लुक नहीं है, हार्ट के ऊपर से बन रही है। अच्छा हार्ट के ऊपर से ही बन रही हार्ट के है। ऊपर से बन के ट्रैवल कर रही है, और ये हार्ट की वो। अच्छा एक और होती है, एक होती है स्मॉलेस्ट कार्डियक आर्टरीज, जिन्हें कहते हैं, जिनका थेस्बियन वेन
वेन्स, सॉरी, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन्स, जिनका thespian वेन्स भी नाम है। Sebastian एलोस खोल लो, एलोस। मैं वो TH करके कुछ तो मुझे याद है। Sebastian, वो बेसिकली वॉल्स को या इस हाँ, तरह Sebastian वेन्स उनका नाम है, ठीक है। सर वो हर चैम्बर की हर चेम्बर की अपनी होती है, हर चेम्बर के अंदर डायरेक्टली ड्रेन करते हैं। अच्छा अच्छा, कैबेज का पूछ रहे थे, कैबेज होता है Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे फर्ज करो मेरा ब्लॉक है, तो सेलोस। ठीक है, और ये एक ऐसी आर्टरी है, मतलब जब ब्लॉक होता है आप प्रेफर करते हो कि आर्टरी को ना आप एंजियोप्लास्टी के थ्रू डायलेट यस करो, सर। क्योंकि वो मिनिमली इन्वेसिव है, उसके लिए आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ती, स्टेनोटोमी नहीं करनी, सब कुछ खोलना नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करो ऐसा ब्लॉक है जो एंजियोप्लास्टी के थ्रू मैं नहीं रिपेयर कर सकता, उसमें क्या करूँगा, मैं लेग से वेन लूँगा, ग्रेट सफनेस वेन लेते हैं, ग्रेट सफनेस कभी कभी रेडियल आर्टरी ले लेते हैं, अच्छा उसको मैं एक एंड यहाँ अटैच करूँगा और एक एंड घुमा के यहाँ अटैच करूँगा, समझ गया सर। बाईपास बना रहे तो आप बाईपास कर लोगे वो जो एरिया ब्लॉक है। ज़्यादा इंटरेस्टिंगली कभी कभी ये करते हैं, यहाँ से आपकी गुजर रही होती है, यहाँ से एओर्टा निकल रही है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, यस सर। इंटरनल मेमोरी आर्टरी को आप कभी कभी वहाँ से जहाँ से गुजर रही होती है काट के यू डिस्टल इसके लगा, अच्छा वहाँ से भी काट सकते, 3 एरियाज। उसका प्रॉक्सिमल एंड नहीं काटते, अच्छा डिस्टल एंड। डिस्टल एंड जो है वो काट के यहाँ लगा देते हो, तो आपको सिंगल एक वो बनाना पड़ता है अटैचमेंट पॉइंट, एज अपोज टू वेन में जो आप यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे, और वेन में इंपॉर्टेंट बात यह वेन को रिवर्स करना पड़ता है। हाँ उसमें बहुत होते हैं ना। valves होते हैं, valves होते हैं। हाँ। तो वेल्व को आपको देखना होता है कि वेल्व का फ्लो यूँ हो जाए। फॉर एग्जांपल सर अगर मैंने लेग से इस तरह वेन ली है तो मैं उसको ऐसे लगाऊंगा, हाँ, 180 डिग्री ऑपोजिट करके लगाऊंगा। वेल्व का आप फ्लो देखते हो कि वेल्व्स के फ्लो सही हो आपका, ये ना हो कि आप ब्लॉक हो जाए। और सर इसमें आपने बताया था कि जो सबसे वनरेबल एरिया वो इनर सरफेस है। मायोकार्डियम को अगर देखो ना, तो अगर मायोकार्डियम की यू लेयर है, ये पूरी लेयर है मायोकार्डियम Yes, की, sir. और यहाँ पे आपकी Heart. पड़ी है कोरोनरी आर्टरी, आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस है हार्ट की, ठीक है। तो जो आपका मोस्ट वनरेबल एरिया होगा ना, वो ये इनर 1/3 होगा, क्योंकि इसको सबसे लेट आ रहा है हाँ, ब्लड, क्योंकि इसको सबसे एंड में ब्लड आ रहा है, क्योंकि ब्लड यूँ करके आ रहा है। सबसे नाजुक एरिया भी यही होगा। हाँ, तो सबसे जब इसमें इस्कीमिया शुरू होगा तो सबसे पहले अंदर वाली साइड इस्कीमिक होगी, फिर सही, यूँ सही। करके इस्कीमिया बाहर को ट्रैवल करेगा। सही। और सर आपने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में थ्रोम्बोस एम्बुलस और इसकी क्लॉटिंग में कोई फ़र्क है? थोड़ा सा बताया था वैसे डॉक्टर था, थोड़ा सा याद है सर वो एथ्रोमा बनता है पहले, बाद हाँ, में ये नाम था, एथ्रोमा। बाद में वो एम्बोलिस बनता है। एथ्रोमा बेसिकली वही है कि आपके जो होते हैं ना, वहाँ पे एक प्लेग बन जाती है, वेसल जो होती है, वेसल में कभी डैमेज होता है, और जब भी ब्लड वेसल की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी ब्लड वेसल की वॉल के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी आती है ना, Yes, sir. तो उसके ऊपर आपके वो डिपोजिशन शुरू हो जाती है। तो सर ये एंथ्रोमा एम्बुलस और थ्रोम्बस से कैसे डिफरेंट है? एम्बुलस तो ट्रैवल कर Ambulance जाता होता है, वो है, ट्रैवल करके थ्रोम्बस कहीं- उधर जिधर ओरिजिन है Thrombus वहीं। जहाँ है वहीं बनता है, और एथ्रोमेटस प्लेग होता है कि उसके अंदर डेपोजिशन हो रही है आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होती है आर्टरी के इंटेमा में। अच्छा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होते उन दोनों में? जो वो होता है ना थ्रोम्बस में ज़रूरी, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, वो एक तरह से क्लॉटेड ब्लड है, अच्छा प्लेटलेट उसमें प्लेटलेट क्लम्प है। अच्छा समझ गया जो सर। एथेरोमा है वो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से विद टाइम लेयर्स में बनता यस है। सर। और सर आपने बताया था अंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अंजाइना में आपने कहा था ये रिवर्सिबल होता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने कहा था इरिवर्सिबल होता है, और इसमें आपने कहा था इसकी जो थिकनेस है वो होल इन्फार्ट होती है। थिकनेस का फ़र्क होता है। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, वो ट्रांसम्यूरल उसे कहते हैं। ट्रांसम्यूरल मतलब पूरी वॉल की थिकनेस, पूरी वॉल की थिकनेस। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पूरी वॉल की थिकनेस इन्वॉल्व होती है। जो स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना है ना, उसमें पूरी वॉल की थिकनेस नहीं होती है। अच्छा अनस्टेबल यानी जो बैठे बैठे अगर हार्ट अटैक आ जाए वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ये अनस्टेबल में ना यूं करके इधर अंदर वाली साइड इतनी वॉल्व इन्वॉल्व हो सकती है, इतनी हो सकती है, लेकिन अगर ट्रांसम्यूरल है ना फुल थिकनेस, यस तो फिर सर। और सर आपने कहा था अनस्टेबल ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं भी कर रहा होता तब भी इतनी क्लॉटिंग होती है कि बंद हो जाता है। अच्छा और उसका आपने अनस्टेबल नाम बताया था जो रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, रनिंग वाला स्टेबल एंजाइना होता है। और सर इसमें कोई येलो रहा है कि ट्रिपल वेसल डिजीज़, ये कौन सी है ये सर ट्रिपल वेसल डिजीज़? ट्रिपल वेसल डिजीज बेसिकली उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से है, उसमें तीनों इन्वॉल्व हाँ 3 आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो एलईडी इन्वॉल्व होती है, राइट कोरोनरी, एक राइट कोरोनरी होती है, और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एलईडी से क्या? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। अच्छा इसमें तीनों आर्टरीज बंद हो जाती हाँ हैं 3 आर्टरीज ब्लॉक, तो उसको ट्रिपल वेसल डिजीज़ और कहेंगे। इसमें यूजुअली आपको कैबेज करना पड़ता है। अच्छा कैबेज। और व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन? कोरोनरी सर्कुलेशन को अगर हमने ये डिफाइन सारी coronary circulation। इसको अगर वर्ड्स में लिख नहीं सर वो येलो ये था कि सॉरी क्वेश्चन था कि वाई, अच्छा वाई इज इट कॉल्ड कोरोनरी कोरोनरी सर्कुलेशन? इसलिए कहते हैं कि एज अ क्राउन ये शेप्ड है ना,
अच्छा वो तो फिर नाम होता नहीं, लेकिन सर्कुलेशन क्यों कहते हैं कोरोनरी? इसीलिए कहते हैं। अच्छा। मैम का बेसिक मतलब ये था कि कोरोनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्राउन की तरह यूँ एक सर्कुलर रिंग है यस सर। जो कि आपका एवी उसमें लाई कर रहा है, और इधर से यूँ आर्टरीज निकल रही हैं, तो एक तरह से क्राउन की तरह है। और सर आगे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा सही सर, उसके आगे दूसरा लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑन एक्सर्शन इन अबव केस। अच्छा वो जो ऊपर केस दिया हुआ है उसमें है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट की बेसिकली रीज़न ये है, वो केस में पढ़ाना मुझे। अच्छा। चलो खैर है। चेस्ट अब सर अभी पढ़ा दे, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, देख लेंगे। वो यही ये केस में यही होगा ना कि बंदा है उसने रनिंग किया, अब 55 ईयर ओल्ड, ये ओपन करना। खैर वो मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। रीज़न sir. यही है कि जब आपकी हार्ट की डिमांड ज़्यादा होती है Yes, sir. एक्टिविटी के थ्रू, यस सर। तो आपका क्या होता है, जो वेसल्स हैं वो अकोमोडेट नहीं कर सकते इस इंक्रीज डिमांड को, अगर उसमें ब्लॉकेज है यस सर। तो उसकी वजह से इस्कीमिया होता है और पेन होती है। सही सर। और सर आपने एंड में एक बात बताई थी, वो स्टीनोज वेसल नहीं करती डायलेट, वो करती, वो वो रिपीट। छोड़ दो, वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट अच्छा था। ठीक है। और स्टीनोज वेसल का क्या मतलब था जो आपने कहा था? नैरो, स्टीनोज मतलब नैरो। अच्छा नैरो, जिनके अंदर क्लॉटिंग हुई थी वो डायलेट नहीं करती। वो बेसिक मुझे समझ आ गया। कॉर्नरी स्टील सिंड्रोम बताया था। कॉर्नरी स्टील सिंड्रोम ये होता है कि आप जब एक्टिविटी करते हो ना, यस सर। तो नॉर्मली पूरे हार्ट की सारी वेसल्स डायलेट करती हैं, यस। लेकिन कॉर्नरी स्टील में होता है कि जो आपकी एक वेसल ब्लॉक्ड है ना, वो तो डायलेट नहीं कर सकती। तो जितनी आप एक्टिविटी करते जो हो बाकी जो हैं, जो नॉर्मल वेसल्स हैं, वो और डायलेट कर जाती हैं, तो आपका जो इस्कीमिया होता है आप उस एरिया का वर्सन कर देते हो, सही। तो उसे कॉर्नरी स्टील सर सिंड्रोम। एक है व्हाट इज स्लो प्रोग्रेसिव कोरोनरी डिजीज। वो यही है कि विद टाइम जो आपका प्लेक बिल्ड करता है, तो आपकी आर्टरी स्लोली एक्लूड होती रहती है, नैरो होती रहती है। तो इसमें यही डिफरेंस आता है कि आपके कोलेट्रल्स बन जाते हैं, आपके एनास्टोमोसिस ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और आपको ज़्यादा कम चांस होता है एमआई डेवलप होने का एज अक्यूज्ड अगर। तो सर वो आगे मैम ने इसको अलग किया हुआ है, व्हाट इज स्लो प्रोग्रेसिव कोरोनरी डिजीज हाँ। एंड इस्कीमिया एंड कोलैटरल ब्लड सप्लाई। तो कोलैटरल ब्लड सप्लाई और स्लो प्रोग्रेसिव कोरोनरी नहीं, डिजीज। वो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। अच्छा कोलैटरल का आपने क्या बताया था वैसे सर? कोलेट्रल वो यही आपने होते हैं कि अगर एक तरफ से ब्लॉक हो जाए तो दूसरी तरफ से कहाँ से आ रही है। अच्छा समझ गया। सर ये तो फंक्शनली एंड आर्टरीज होती है ना, तो कोलेटरल कैसे निकल सकता है? क्या एंजियोजेनेसिस? एंजियो Angiogenesis यानी New blood यानी flow। पहली वेसल से ठीक है और सर, main ये vein- फंक्शनली एंड आर्टरीज क्यों कहते हैं? कौन सी कि फंक्शन तो एंड आर्टरी, क्योंकि नॉर्मल में आपको ज़रूरी नहीं ना एंजियोजेनेसिस की। सिर्फ सिर्फ पैथोलॉजिकल स्टेट में आप एंजियोजेनेसिस React- सर और ये मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी आर्टरीज बन जाएगी, माइक्रोवेस्कुलेचर को छोटी आर्टरीज। एंजियोजेनेसिस से क्या मरा रेस्टेंट डालना बैलून? नहीं उससे मुराद है कि एक ना स्टेम टाइप से निकलती है। देखो एंजियोजेनेसिस ये होता है कि नॉर्मली आर्टरी ये एंड आर्टरी यहाँ जाके ख़त्म हो गई, यस सर। टिप टाइप से निकलती और यहाँ पे ये आर्टरी यूँ ख़त्म हो गई। Yes, sir. और नॉर्मली ये जो एरिया सारा सप्लाइड है इन दो आर्टरी Yes, से, sir. कोई इस्कीमिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है। फिर आपका हुआ ये आर्टरी थोड़ी नैरो होना शुरू हो गई, यस सर। इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो गई। यस सर। इस एरिया ने क्या किया, यहाँ पे वो आपके रिलीज़ हुए जो सारे सेल सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, CMP पाथवे। नहीं दूसरे जो होते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर, अच्छा, ग्रोथ chemicals release हाँ हुए। केमिकल्स रिलीज हुए। उसने क्या किया, यहाँ से VEGF होता है सर एक वेस्कुलर एंड यूँ करके आर्टरीज बनना शुरू हो गई छोटी छोटी, अच्छा खुद ही बनने लग खुद ही बनने लग जाती हैं। और कभी होता है कि आर्टरी यहाँ पे इसकी जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं उनसे जाके यूँ मिल ये समझ गया, यानी टिप के अंदर आर्टरीज बनने लग जाएंगे वो connect- ये तो मैं कोलैटरल ब्लड सप्लाई समझ रहा था, तो उसमें क्या फर्क है कोलैटरल ब्लड? कोलैटरल ज़्यादा बड़ी होती है, वो पूरी मेजर आर्टरी होती है जो यूँ जा रही है, यूँ जाके आपस में कनेक्टेड है। अच्छा वो उसको कोलैटरल हाँ, कह वो देंगे। कोलैटरल है, लेकिन इनके अक्रॉस ज़रूरी नहीं फ्लो बहुत ज़्यादा हो। सही समझ गया। और सर ये है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है? ग्राफी और प्लास्टी। एंजियोग्राफी में देखते हो एंजियोप्लास्टी। हाँ, एंजियोग्राफी और प्लास्टी में फ़र्क है कि एंजियोग्राफी होता है कि आपने हार्ट के अंदर डाली है एक गाइड वायर, Yes, sir. गाइड वायर के ऊपर आपने डाला है एक, वहाँ तक आप देखते हैं एक प्रोब, और प्रोब से आपने बेसिकली एक इंजेक्ट किया डाई। यस मैंने एक डाई डायरेक्टली कॉरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट किया है, तो जो आर्टरीज हैं उन सब में वो डाई जाएगा और वो सारा एरिया ब्लैक करके लाइट अप हो जाएगा एक्सरे में, समझ गया सर। सारा हार्ट वाइट नज़र आ रहा होगा, और ये जो आर्टरीज हैं ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पे भी नैरोइंग होगी वो उसी तरह वो ब्लैक डाई वहाँ पे नहीं जाएगा, समझ गया। और हाँ वो एरिया वो वाइट ही रहेगा। तो फिर आप जब उसको प्लास्टी होती है कि मैं फिर वो जो ब्लॉक्ड एरिया उसके अंदर से गाइड लाइन करके स्टेंटिंग। और उस गाइड वायर के ऊपर बलून हो, या तो बलून इन्फ्लेट कर दूँ, यस सर। या बलून के ऊपर स्टंट और स्टंट को विद बलून इन्फ्लेट कर दूँ।
तो वो एरिया खुल जाएगा। फिर मैं दोबारा जब डाई इंजेक्ट करूँगा तो वहाँ से भी आपको फ्लो नज़र आएगा। सर ये एक सिनेरियो में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन थी कि उसमें लिखा था कि 55 ईयर ओल्ड पर्सन ने नोटिस किया था कि डिस्कम्फर्ट बिफोर वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स बट द डिस्कम्फर्ट डिसअपीयर्ड विद रेस्ट आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स। द रीज़न ही केम टू द emergency department was that the chest discomfort had starting occurring with much less exertion and more frequently. He was advised to have angiography which might lead to angioplasty or CABG depending upon the result of the angiography. What is the reason of the chest discomfort? इसको स्टेयर से कैसे लिंक किया वो मसला? स्टेयर से एक्टिविटी से लिंक। अच्छा बेसिकली बंदा जब एक्टिविटी करता है, स्टेयर्स चढ़ता है, यस तो उसके हार्ट की वो डिमांड ज़्यादा होती है। सही। हार्ट की डिमांड वो जो नैरोड आर्टरी है मीट नहीं कर सकती। वो वही जो आपने बताया था वो कि नैरो आर्टरी वहाँ तो ब्लड नहीं जाता और सारी डायलेट कर जाती है लेकिन वो क्लॉटिंग वो स्टील की इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एक फिनोमेना है, वो इतना लेकिन वो इधर लग रहा था ना। वो मतलब हाँ लग रहा है लेकिन उसकी अच्छा उसको कर उसके बगैर भी छोड़। अच्छा उसके बगैर बता क्योंकि उसकी नॉर्मली डिमांड ज़्यादा हो गई उस एरिया की। यस होगी बिल्कुल। तो उसमें जो ब्लड जा रहा है वो इतना है नहीं क्योंकि उस नैरोड आर्टरी है। यस सर बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि जब वो डिमांड ज़्यादा होगी इस्कीमिया हो जाएगा, पेन शुरू हो जाएगी। पेन शुरू हो जाएगी। इस्कीमिया में पेन होते हैं लेकिन जब वो रेस्ट करेगा डिमांड वापस नीचे आ जाएगी तो वो ब्लड सप्लाई इतना होगा कि वो उसकी डिमांड मीट कर ले तो पेन चली जाएगी। तो सर इसमें फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये है कि इसका प्रोग्रेसिवली ख़राब होता जा रहा है। हाँ। मतलब प्रोग्रेसिवली अंदर और नैरोइंग होती जा रही है। यस सर। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, इवेंचुअली नैरो होते होते कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए विद टाइम इसकी पेन कम एक्टिविटी के साथ होगी। पहले शायद 50 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स पे हो, फिर 20 पे हो जाए, फिर 10 पे हो जाए, फिर सिर्फ वॉक करने पे हो जाए, फिर रेस्ट तो पे। सर ये सिर्फ एक जगह पे आर्टरी में मसला आ रहा होगा क्लॉटिंग का? ये ज़रूरी है नहीं है कि एक में हो, मल्टीपल भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। अच्छा। जिस एरिया में मसला होगा, जितना बड़ा मसला होगा उतना ज़्यादा पेन होगा। समझ गया सर, एग्री। और तो सर इसमें कोई मॉडल में और तो कोई कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। और सर जो आपने पल्मोनरी बताई थी वो तो मैंने चले रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है सर।